हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछली क्लास में हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 है, जिसमें हमने पहले का भी आर्टिकल कवर किया था, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। ठीक है, तो इस क्लास में हम राइट टू फ्रीडम करेंगे, जिसमें कि आर्टिकल 19 टू 22 आता है। बट इस क्लास में हम आर्टिकल 19 एंड 20 करेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में 21 एंड 22 करेंगे। ओके, सो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम्म, एक सेकंड। तो आर्टिकल 19 हमें क्या कहता है, क्या कौन सा राइट देता है? गारंटीज ऑल गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स द सिक्स राइट्स। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। दीज आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपको क्या करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है। ठीक है, फ्रीडम देता है। इस चीज का मतलब आपके पास राइट है कि आप फ्रीली अपने स्पीच दे सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को रख सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है आपको। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि क्या है। इट implies that every citizen has the right to express his views, opinions, belief, and conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing, और in any other manner। किस तरीके से आप कर सकते हैं? आप बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, है ना। प्रिंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, पिक्चरिंग करना चाहते हैं, पिक्चर वे में आप चीजों को, अपने एक्सप्रेशन को रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आपको राइट मिला हुआ है। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट held that the freedom of speech and expression includes the following। ये क्या क्या इंक्लूड करता है ये हम आगे देखते हैं, चलिए। राइट टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार, कहते हैं हम हिंदी में उसको। ठीक है, वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर। अपने व्यूज का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज के लिए आप क्या सोचते हैं, आप क्या व्यू रखते हैं, उसके बेसिस पे आप प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पाबंदी नहीं है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया ए। ठीक है, फर्स्ट इसका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपको प्रेस का फ्रीडम है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं लोग, सुनते होंगे। ठीक है, तो प्रेस का आपको कंप्लीट फ्रीडम है, मीडिया का फ्रीडम है आपको। ठीक है, तो वही हुआ, मीडिया और प्रेस सेम ही बात है। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप उसके रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट्स देना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आपकी कंपनी ग्रो करे, क्या आप ये कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है। तो ऑफ कोर्स आप इस मैटर में आपको दिक्कत कोई है ही नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका आगे क्या है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे। ठीक है, क्या आपको, क्या गवर्नमेंट को ये राइट है कि आपका फोन टैप करवा दे बिना वजह? ऐसे नॉर्मल बेसिस पे भी आप बात कर रहे, नहीं है, ये आपको राइट दिया गया है। देख रहे हैं, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप टैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला देखते हैं। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप टेलीकास्ट कर सकते हैं, कोई न्यूज चला सकते हैं। ऐसा आपको गवर्नमेंट कोई मोनोपोली नहीं देगी कि हाँ, मोनोपोली अपना नहीं रखेगी कि नहीं हम जो कहेंगे बस वही चलेगा, आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, या फिर कोई घटना हो रही है आप उसको नहीं दिखा सकते। ऐसा गवर्नमेंट नहीं कह सकती है। ठीक है, आप कर सकते हैं टेलीकास्ट जो चीजें चल रही है। अगला क्या राइट है? राइट अगेंस्ट बंद, है ना, भारत बंद कर देते हैं बहुत सारे लोग मिल करके। तो ये बंद जो है नहीं है, ये राइट नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम के फंडामेंटल राइट के अंदर। आप ये नहीं कर सकते। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई जो होता है वो जो धरना दे देते हैं कि आज बंद कर देते हैं, भारत बंद होगा, ये वो, तो वो राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, ओके। अगला क्या है? राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। हमने गवर्नमेंट को वोट दिया है, हमने गवर्नमेंट फॉर्म किया है ना, अपना वोट दे करके तब तो गवर्नमेंट बनाया है हमने। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमारे फेवर में कोई एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है ना, वो सब जानने का आपको राइट है, और ये फंडामेंटल राइट है आपका। चलिए आगे देखते हैं।
फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मुझे शांत रहने का मन है, मुझे बोलने का इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या इस चीज को कोई ये कर सकता है कि हाँ भाई तुम क्यों शांत हो, तुम बोलो, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से राइट का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो अगली बार अगर आपको शांत रहने का मन करे और कोई अगर आकर के जबरदस्ती डिस्टर्ब करे तो आप वहां पे एक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी राइट दिया गया। चलिए आगे क्या है, राइट अगेंस्ट imposition ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, prior restraint or pre-publication censorship. This is when a government or institution restrict expression. ठीक है। मान लीजिए कोई न्यूज है, आप उसको पब्लिश करना चाहते हो, आप उसको प्रेस के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे पहले ही आपको मना कर देगी, है ना। आपको बोलेगी कि नहीं आप ये न्यूज नहीं दे सकते हैं, आप पब्लिक को ये चीज नहीं दिखा सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट भी आपको राइट मिला हुआ है फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, मास एक्शन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल टू सपोर्ट ए कॉज और प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ कॉज। मान लीजिए कुछ हो गया है, कोई घटना हो गया है, तो लोग इसके फेवर में आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, मास लेवल पे करते हैं ज्यादातर, ठीक है। उसके मतलब सपोर्ट में करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट करते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। पिकेटिंग क्या होता है, पिकेटिंग होता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स प्रोटेस्ट आउटसाइड अ बिल्डिंग टू प्रिवेंट द अदर वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग। मतलब कोई पर्टिकुलर कोई मान लीजिए कंपनी है ना, तो उसके सामने वर्कर्स अपना जा करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कि उनको कोई होगा अपना, कोई मांग होगी उनकी, उसको लेकर के वो रोक रहे हैं और लोगों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे, प्लेस पे अंदर नहीं जाने दे रहे, ठीक है। स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक बेसिकली टेम्परली वो होता है कि आप अपना पॉइंट रखते हैं, जैसे कि स्ट्राइक पे लोग बैठते हैं तो उनकी डिमांड होती है ना, स्लोगन बोलते हैं लोग कि हमारी मांगे पूरी करो। तो ये टेम्परली होता है, लोग अपना काम बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए और स्ट्राइक पे बैठते हैं। तो इसको इस वे में लिखा गया है, ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूजल टू वर्क अंटिल देयर डिमांड इज फुलफिल्ड और अग्रीएबल कॉन्ट्रैक्ट इज रीच्ड। या तो उनके डिमांड फुलफिल होता है या फिर होता है ना, एक नेगोशिएट करने के लिए जाता है कोई कि हाँ आज ये नेता आए हैं नेगोशिएट करने के लिए, तो वही चीज है, ठीक है, स्ट्राइक। चलिए आगे देखते हैं इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। सवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जब सवर्निटी एंड इंटीग्रिटी की बात आ जाएगी तो इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये बेसिक चीज है, अगर सवर्निटी की बात आ गई ना तो फंडामेंटल जितने राइट्स है ना सब पे रोक लगाया जा सकता है, एक दो को छोड़ करके, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सब पे रोक लगाया जा सकता है। आगे देखो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आप सिक्योरिटी के मैटर में आप थ्रेट नहीं बन सकते स्टेट के लिए, ठीक है। तो उस मैटर में भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है रोक, ये हनन किया जा सकता है आपके फंडामेंटल राइट का। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, मान लीजिए पाकिस्तान हमारा अच्छा स्टेट नहीं है, हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है उसके साथ, और आपके अच्छे रिलेशन है, ठीक है। इस बेसिस पे भी आपके इस फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है और आप पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ठीक। पब्लिक ऑर्डर के मैटर में किया जा सकता है, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि इस तरीके से चलना है, ये चीजें नहीं करनी है, आप उसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है। डिफेमेशन होता है ना, डिफेम नहीं कर सकते आप किसी को, या फिर कंट्री के लिए आप डिफेम नहीं बन सकते, है ना, जो कंपनी सॉरी कंट्री का जो रेपुटेशन है आप खराब नहीं कर सकते, उसके केस में भी हो सकता है। एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप किसी ऑफेंस के लिए भड़का रहे हैं, कोई ग्रुप है उसको आप मतलब ऐसे भड़का रहे हैं कि कोई ऐसे इलीगल काम करने के लिए या फिर कोई गलत काम गलत कदम उठाने के लिए आप भड़का रहे हैं, तो इस केस में भी आपका ये जो फंडामेंटल राइट है इसका हनन किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप असेंबल हो सकते हैं लेकिन हाँ पीसफुली असेंबल होना है
और आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। विदाउट आर्म्स एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली और पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई ऐसी घातक वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पीसफुली अगर आप असेंबल होना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये राइट मिला हुआ है। इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। पब्लिक मीटिंग आप होल्ड कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है, प्रचार कर सकते हो। एंड टेक आउट प्रोसेशंस मूविंग इन ऑर्डरली और फॉर्मल मैनर। क्या होता है प्रोसेशन? क्या होता है? अब मान लीजिए एक फॉर्मल तरीके से आप क्यू में खड़े हो गए हो, लाइन में खड़े हो गए हो, और आप अपनी बातों को रखना चाह रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, वो अलाउड है। ठीक है, पीसफुल होना चाहिए बस। हाँ, आपके पास इलीगल आर्म्स नहीं होने चाहिए। इलीगल मान लीजिए कोई बंदूक लेके चला आया, कोई चाकू लेके चला आया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड। सिर्फ पब्लिक लैंड पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा करके किसी के घर में जाके प्रदर्शन करने लगे, किसी के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे, कि किसी और की जमीन है वहां पे जाके प्रदर्शन करने लगे, ये सब इलीगल है। ठीक है, इसकी राइट आपको नहीं मिली हुई है इसके अंदर। आगे देखते हैं। असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। ठीक है, पीसफुल होना चाहिए, अनआर्म्ड होना चाहिए। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंस, disorder, disorder, riotous assemblies, or one that causes breach of public peace or one that involves arms। वही बात है, ये वायलेंट नहीं होना चाहिए, ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ये राइट राइट के हिसाब जैसे होता है ना, राइट होता है, भड़काऊ होता है, बहुत जगह पे राइट स्टार्ट हो जाता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। ओके, और आर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई हथियार नहीं होने चाहिए आपके पास। नो राइट टू स्ट्राइक स्टिल, ये चीज आपको याद रखनी है कि राइट टू स्ट्राइक हमें फंडामेंटल राइट में नहीं मिला हुआ है। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोई कहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हमें फंडामेंटल राइट में हमें राइट टू स्ट्राइक है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं करवाता। ठीक है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं। The state can impose reasonable restrictions on the exercise of right of assembly on the two grounds। दो ग्राउंड पे कर सकते हैं, कौन कौन सा है? इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटीग्रिटी और सवर्निटी की बात आएगी तो आपका ज्यादातर जो आपके राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। एंड पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न। आज आप जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहां पे आप उस एरिया को अननेसेसरली वहां का ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकते, वहां का आप पीस खराब नहीं कर सकते। आप पीसफुल मैनर में आप प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी बातें रखिए, वो चलेगा, वो आपको राइट मिला हुआ है। बट ये वाला जो कह रहा है पब्लिक ऑर्डर को आप खराब नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज है। आगे देखो, अंडर अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, a magistrate can restrain an assembly meeting on process if there is risk of obstruction। अगर ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क है तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। ठीक है, कि आप जो असेंबल हुए वहां पे उसको, आप असेंबली होने के लिए वहां पे असेंबल होने के लिए आपको रोक सकते हो वहां पे। ठीक है, अनोयंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, किसी भी तरीके का ह्यूमन लाइफ को अगर डेंजर है तो ये पावर प्रोवाइड किया गया है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, हेल्थ को अगर नुकसान पहुंचेगा, और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो पब्लिक है जो अभी नॉर्मल काम स्टेट में है, ठीक है, आपके जाने के बाद अगर वहां पे हलचल मच जाती है, अफरा तफरी मच जाता है, तो इन सब सिचुएशन में मजिस्ट्रेट को ये पावर मिलती है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज कर सकता है मजिस्ट्रेट वहां पे। अंडर सेक्शन 144 141 of Indian Penal Code, as assembly of five or more persons becomes unlawful if the object is a tourist
द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। ओके, दूसरा क्या है, टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, किसी का भी प्रॉपर्टी आप फोर्सफुली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। टू कमिट एनी मिसशिप और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, वो होता है कि आप इंटेंशनली आप किसी की प्रॉपर्टी पे आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, विदाउट उसके परमिशन के, ये होता है। और मिसचेफ क्या होता है, इंटेंशनली आप डैमेज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को। एक तो आप चले गए हो उसकी प्रॉपर्टी पे, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टी को आप जा करके डैमेज कर रहे हो, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन है आपको। अगला क्या है, टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट। आप किसी को अगर इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, है ना, भड़का रहे हो आप, ये इस मैटर में भी आपको आपकी राइट छीनी जा सकती है। और ये वाला लास्ट कौन सा है, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स। अगर गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स लॉफुल पावर जो है, जो लॉ में दिया गया है पावर्स उनके पास, तो वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी आप उनको थ्रेट कर रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो हम और ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे, वैसा करके। तो ये इस केस में भी आपका राइट छीना जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड। थर्ड क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपके पास ये राइट है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये राइट आपको दिया गया है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म associations or unions or cooperative societies. It includes the right to form political parties, companies, partnership firms, trade unions, societies, organizations, or any body of persons. ठीक है, आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, है ना, आप कोई कंपनी बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी देख लेते हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये रिस्ट्रिक्शन हर जगह पे है, ठीक है। इसके सो आप इंडिया के लिए थ्रेट नहीं हो सकते, अंडर एनी सर्कमस्टांस आप नहीं हो सकते थ्रेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। However, the right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. देखिए, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका जो रिकॉग्निशन है, वो आप ऑब्टेन करने का जो आप सोचेंगे कि हाँ मुझे रिकॉग्निशन ऑब्टेन करना है और ये मुझे फंडामेंटल राइट के तहत राइट मिला हुआ है, ये नहीं है। आप फॉर्म कीजिए, ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है उस तरीके से आप ऑब्टेन कीजिए, ये आपके अंदर राइट नहीं है कि हाँ ये ऑब्टेन करना मेरा राइट है, बस फॉर्म करना राइट, ठीक है, इसके अंदर यही चीजें दी गई। अगला क्या है वो देखते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप फ्री होकर के, मतलब अब जैसे चाहे, मतलब लीगल वे में आप पूरे इंडिया में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। दिस फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। आप पूरे कंट्री में आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन स्टेट। आप स्टेट में भी एक स्टेट के, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ये राइट है आपका। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट इंडिया इज वन यूनिट सो फार एज द सिटीजन्स आर कंसर्न। मतलब इंडिया को एक, मतलब पर्टिकुलर यूनिट बताने के लिए, ठीक है, ये ऐसा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी वाला जो हमें राइट मिला हुआ है, ये दर्शाता है कि हम एक है, इंडिया बटा हुआ नहीं है, इंडिया एक है, ठीक है। द पर्पस इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करती है, ठीक है, एकता वाली बात हो जाती है कि हम अपने टेरिटरी में चाहे चाहे जहाँ जा सकते हैं, है ना, जहाँ जाने का मन, हमें जहाँ घूमने का मन, वहां हम जा सकते हैं बिना रोक टोक, ठीक। रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी है, रिस्ट्रिक्शंस आगे देखते हैं।
The grounds of imposing reasonable restrictions on this freedom are two, namely, पहला क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर नहीं है आपका घूमना फिरना, उनको अगर नहीं सही लगता है जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, अगर उनको डेंजरस लगता है, कुछ ऐसा सस्पिशियस लगता है, तो उस केस में आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। सेकेंड नंबर क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लीजिए आप जाते हैं, उनका अपना कल्चर है, रहने का तरीका है ना, अलग लैंग्वेज है, किसी भी तरीके से आप थ्रेट नहीं बन सकते उनके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। आगे क्या है, द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कस्टम्स को, एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, एंड टू सेफ गार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन को सेफ गार्ड करने के लिए, एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप उनकी प्रॉपर्टी को जा करके वहां पे कोई क्षति न पहुंचाए, है ना, कोई हार्म न पहुंचाए, एक्सप्लॉइट न करे उनको, इसलिए वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ prostitutes can be restricted on the ground of public health। पब्लिक हेल्थ के लिए prostitutes का भी वहां पे जाना मना हो सकता है, ठीक है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स, पब्लिक नहीं अगर चाहेगी ऐसा कि आए ये लोग, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। द बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेट्स द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स। एड्स से भी अगर कोई अफेक्टेड है, ठीक है, तो उसका भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उसके भी मूवमेंट पे। ये किसने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, वन internal, that is right to move inside the country, and two external, that is right to move out of the country। पहला क्या है, हम कंट्री के अंदर में घूमना चाहते हैं, हम कंट्री के अंदर में रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो है। और दूसरा है कि हम कंट्री के बाहर जाना चाहते हैं और वहां से फिर आना भी चाहते हैं, ठीक है, वो कवर करता है इस चीज को। लेकिन हमारा जो ये राइट है, ये जो दिया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर, ये कौन सा डायमेंशन कवर करता है, ये फर्स्ट वाला। देखिए आगे दिया भी गया है, एक सेकेंड। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली द फर्स्ट डायमेंशन, जो कि हम कंट्री में ही अपना मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, वो कवर करता है। द सेकेंड डायमेंशन इज डील्ड बाय आर्टिकल 21, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। चलिए अगला राइट देखते हैं। 19 बहुत ही अपने आप में, जो आर्टिकल 19 है वो बहुत ही बड़ा, बहुत सारा हमें राइट प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो ज्यादा लेंदी भी हो जाता है, और इसीलिए मैंने इसमें बस 2 आर्टिकल ही रखा है ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अगला जो आर्टिकल्स है इसीलिए मैंने दूसरे वीडियो में रखा है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप रह सकते हैं या सेटल हो सकते हैं पूरे इंडिया में, है ना, इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर के आप रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। दिस राइट हैज टू पावर्स। कौन कौन से हैं, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पोरली। आप मान लीजिए आप अपने घर से दिल्ली आते हो, है ना, मान लीजिए आप यूपी से हैं, बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, या फिर किसी अदर स्टेट से आप दिल्ली आते हो, है ना, यहाँ पे टेम्पररी रहते हो, ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये राइट है आपको। दूसरा क्या है, द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। आप आ रहे हैं वहां से रहने के लिए, लेकिन आप टेम्परली नहीं, आप परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ घर खरीद लिया, यहीं पे रह रहे हैं, ये राइट है आपको, ऑफ कोर्स ये राइट है आपको, ठीक है। दिस राइट प्रमोट्स नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, एकता को प्रमोट करता है, ठीक है। एंड अवॉइड्स नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस क्या हुआ कि आप दूसरे स्टेट के हैं तो सिर्फ उसी स्टेट में कीजिए, आपको बाकी आप जो उसके अलावा जो स्टेट में जाएंगे, मान लीजिए आप बिहार से हैं तो सिर्फ आप बिहार में रहिए, आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो ये नैरो माइंडेडनेस हो गया, ठीक है।
और अगर आपको ये राइट प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, या अदर किसी शहर में जा सकते हैं, वहां पे आप सेटल हो सकते हैं, परमानेंटली रह सकते हैं, तो ये क्या किस चीज को प्रमोट करता है? नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक। रिस्ट्रिक्शंस भी देख लेते हैं इसके। दो ग्राउंड है जिसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है: द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब्स। वही ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर नहीं है, मान लीजिए वहां की पब्लिक अगर आपको, आप अगर थ्रेट बनते हैं किसी के लिए, है ना, उनको अगर इंफीरियर फील होता है, तो फिर वो क्या करेंगे? उस चीज के कारण आपके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। और दूसरा क्या है? वही शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, है ना, जहाँ पे ट्राइबल जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो वहां पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, अगला पार्ट देखते हैं। द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर। ये जो पहले हमने किया है कि उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम को, मैनर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन, इसी सब को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वहां पे रोक लगाया जा सकता है और लगाया जाएगा। ठीक है। ओके, एक्सप्लॉइट आप नहीं कर सके ट्राइबल्स को, इसलिए in many parts of the country the tribals have been permitted to regulate their property rights। ठीक है, ट्राइबल्स को ये परमिशन है कि वो अपना प्रॉपर्टी राइट को रेगुलेट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी लॉ एंड रूल्स, या कस्टमरी रूल्स एंड लॉज। मतलब आपके वो ट्राइबल्स के पास ये पावर है कि वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को अपने कस्टमरी रूल्स एंड लॉज के हिसाब से, है ना, रेगुलेट कर सके। ओके, आगे देखो। These areas can be banned for certain kinds of persons like, फिर से वही चीजें हैं जो पहले हमने किया है। ठीक है, prostitutes and habitual offenders। habitual offenders होते हैं क्रिमिनल माइंडेड लोग, कह सकते हैं आप, कि उनकी आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों के लिए रोक लगाया जाता है। It is clear that the right from residence and the right to move राइट टू मूवमेंट आर ओवरलैपिंग, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, है ना, कुछ चीजों में ये ओवरलैप कर रहे हैं जो दोनों राइट हमें मिला हुआ है। सो दोनों एक दूसरे की क्या है? कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, चलिए अगला राइट देखते हैं। 6 नंबर, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। कोई भी आप प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जो लीगल हो, है ना। आर्टिकल 19 contained 7 rights, but the right to acquire, hold and dispose of property was deleted by 44th Amendment Act of 1978। पहले हमारे पास ये भी राइट था कि हम लैंड को, अपने प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं, जो कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इसको डिलीट कर दिया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कितना? 1978। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके का ट्रेड बिजनेस ये चूज कर सकते हैं। ये राइट आपको मिला गया है। दिस राइट इज वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग one's livelihood। मतलब ये अपने आप में बहुत वाइड है कि आपके पास ये राइट है कि आप कोई सा भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, है ना, कोई सा भी ट्रेड बिजनेस। आप अपने आगे की जिंदगी किस तरीके से जीना चाहते हैं, आप अपनी अर्निंग कैसे करना चाहते हैं, ये आपको पूरी तरीके से राइट दिया गया है। ठीक है, इसमें भी क्या है? स्टेट क्या कर सकता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जो कि रिस्ट्रिक्शन हम अभी देखेंगे। क्या क्या है रिस्ट्रिक्शन? जनरल पब्लिक, ओके, ऑफ दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। अगर आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस उनको लीगल नहीं लग रहा है ना, उनको थ्रेट लग रहा है अपने लिए, तो उस केस में हो सकता है।
ठीक है। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू, क्या है, prescribe professional or technical qualification is necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business. Of course, मान लीजिए आप इंजीनियर का जॉब करना चाहते हैं, भाई उसके लिए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना। वही चीजें कह रहा है कि आप अगर कोई, मान लीजिए आप किसी तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो वही चीजें हैं, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास, है ना। जिस तरीके से आप अब मान लीजिए आप पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप कैसे पढ़ाओगे, आपके पास तो नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, है ना। तो वही चीजें दी गई हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है, कैरी ऑन बाय इटसेल्फ बाय एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, service to the exclusion, complete or partial, or of citizens or otherwise. Thus, no obligation can be made when the state, यह state होगा ये, carries on trade होगा ये, trade, business, industry or service either as monopoly, complete or partial, the exclusion of citizens, all or some only, or in competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly. स्टेट अगर चाहे तो मोनोपोली अपना लगा सकता है, ठीक है, किसी बिजनेस में भी, और इसके लिए वो उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बेसिकली ये यही चीजें बता रहा है, ठीक है। ओके। कोई ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री का जो सर्विस होता है वो ये कर सकते हैं, या तो इंक्लूड करे सिटीजन को, नहीं करे, ये इनके पास अपना राइट है। अगला देखते हैं। This right doesn't include the right to carry on a profession or business or trade or occupation that is immoral. आप इमोरल चीजें या फिर इलीगल चीजें, ये इन सब चीजों का बिजनेस नहीं कर सकते, इन सब चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकते, ऐसा ऑक्यूपेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रैफिकिंग इन वुमेन और चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, और डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स वगैरह, तो लोगों को ज्यादा पैसे के लिए हार्मफुल ड्रग्स का करने लगे बिजनेस, ये सब आप नहीं कर सकते। एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते। द स्टेट कैन एब्सोल्युटली prohibit these on and or regulate them through licensing, ठीक है। हर कुछ का लाइसेंस लगता है, और स्टेट चाहे उस हिसाब से आपके ऊपर लगा सकता है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आर्टिकल 20 देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, दिस टाइम विल हैव दिस ग्रीन, चलिए, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये क्या है, आर्टिकल 20, ठीक है। आगे देख, grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner। ये क्या है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है, ठीक है। आप मान लीजिए छोटी सी कोई गलती हुई है किसी से, उसके लिए आप एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं उसको, ठीक है। और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉर्पोरेशन, इट कंटेन्स थ्री प्रोविजंस। कौन कौन से प्रोविजंस कंटेन करता है, वन क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब नो पर्सन शैल बी वन convicted for any offense except for violation of a law in force at that time of the commission of the act। मतलब क्या है, जिस टाइम वो कोई मान लीजिए कि अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम के जो हमारे पास लॉ होंगे उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग, उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। मान लीजिए उसका केस 1 साल पहले दर्ज हुआ, ठीक, और उससे पहले कोई ऐसा प्रोविजन था, कोई हार्श प्रोविजन था, ठीक है, और उसके केस के टाइम तक वो प्रोविजन हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो क्या उसके ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो लॉ होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर पनिशमेंट जाएगा, उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा क्या है, सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी greater than that prescribed by the law in force at the time of commission of the act। जितना पेनाल्टी उसमें लिखा हुआ है उतना ही लगेगा, ठीक, उससे ज्यादा ग्रेटर पेनाल्टी आप नहीं कर सकते हो, नहीं दे सकते हो उसको कि हाँ
इससे ज्यादा मतलब जितना आपने क्राइम किया है उससे ज्यादा आपको पेनाल्टी लगाना पड़ेगा आपके ऊपर, वो सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है। हावेवर दिस इंटीमेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज, सिर्फ क्रिमिनल लॉज में ये लागू होता है, सिविल लॉज में और टैक्स लॉज में नहीं होता है। ठीक। दूसरा क्या, नो डबल जेपार्डी। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसने एक बार चोरी की है, चोरी किया, उसको फाइन लगा, मान लीजिए कुछ दिनों की उसको सजा भी हुई, तो उसने अपना ये कार्यकाल कंप्लीट कर लिया। अब क्या है कि आप उसको बार बार उसी चीज के लिए सजा नहीं दे सकते हो। एक बार उसने चोरी की, एक बार सजा मिल गई, क्या आप दूसरी बार भी उसी चोरी के लिए आप सजा दे सकते हो जो सेम चोरी उसने की थी और उसके लिए आप उसको सजा मिल चुकी थी? नहीं कर सकते हो ऐसा। वही चीज ये कह रहा है, डबल जेपार्डी वही होता है। फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा आप सेम ऑफेंस के लिए उसको सजा नहीं दे सकते। अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, और जुडिशियल ट्राइब्यूनल। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये, कोर्ट ऑफ लॉ एंड जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स में। एंड नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज होते हैं, यहाँ पे ये चीज लागू नहीं होता है, एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल इन नेचर। जो ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियल इन नेचर, जैसे कि कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल ट्राइब्यूनल ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पे लागू होगा, बट बाकी में नहीं होगा, जैसे कि डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में। ठीक। तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रीमेशन, दैट इज नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। आपने मान लीजिए कोई क्राइम किया, है ना, और आपको आपके ही अगेंस्ट में विटनेस बना दिया गया कि तुम बोलो कि तुमने यही क्राइम किया है। ठीक है। आपको आपको ही कोर्ट के सामने खड़ा कर देगा, आपको बोलेगा कि आप अपने ही अगेंस्ट जा करके, है ना, अपने बारे में बोलिए, गवाही दीजिए कि हाँ मैंने देखा है, मैंने ही क्राइम किया है, उस टाइप से। तो वो चीजें नहीं होंगी यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमेशन कहते हैं उसको। तो इस चीज का वहां पे रोक लगाया गया। extends to both oral evidence and documentary evidence। ना तो ओरली आपसे ऐसा करवाया जा सकता है, ठीक है, और न ही डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से। ठीक है, ना तो ओरली ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपसे इस तरीके से लिया जा सकता है। इट डजंट एक्सटेंड टू वन कंपल्सरी प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। आपके पास मान लीजिए आपने क्राइम किया है, उसके रिगार्डिंग कोई सबूत है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो लागू नहीं होता, आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी टू गिव थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि हम अपने अगेंस्ट हम थंब इम्प्रेशन नहीं देंगे, वो आप देना पड़ेगा आपको जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपको करना पड़ेगा, ब्लड सैंपल्स देने पड़ेंगे। कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, अगर वो चेकअप की जरूरत होगी, उससे कुछ एविडेंस मिलेगा, तो वो सब होगा। आपको आपके अगेंस्ट में बस खड़ा नहीं किया जाएगा, बाकी सबूत आप देने से मना नहीं कर सकते। It only extends to criminal proceedings and not to civil proceedings। Civil proceedings में नहीं होगा, बस ये criminal proceedings में लागू होगा। और proceedings which are not in criminal in nature। ठीक है। तो आज हमने आर्टिकल 19 एंड 20 कवर किया है इसमें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि मैं एक एक चीज कवर करूँ और बहुत ही इजी मैनर में आपको समझाऊँ। बाकी अगर आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।